दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के लिए पॉलिटिकल साइंस के जीके के बारे में। ठीक है, और ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, और ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग टॉप 150 प्लस MCQ को देखने वाले हैं, जो कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पे 161वें नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में 160 प्रश्न तक बता दिया था। ठीक है, तो आज का वीडियो 161वें प्रश्न से शुरू होगा। तो प्रश्न नंबर से कोई जो है मतलब नहीं है, आपको प्रश्न पर ध्यान देना है और उसके उत्तर पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, यानी पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, यानी सही उत्तर होगा राज्यों का यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है संघ, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये पहले आर्टिकल में लिखा गया है। अगला है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये राज्यों का संघ के रूप में करता है। ठीक है, सही उत्तर होगा राज्यों का संघ। अगला है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा इसका कि 10वां अनुसूची। ठीक है, 10वें अनुसूची में बताया गया है कि दल बदल विरोधी कानून के बारे में। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है और उसकी सभी प्रक्रिया किस तरह से है? तो ये है सही उत्तर अनुच्छेद 368 में। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठन जो है किस तरह से चलाना है। चलिए अगला सवाल है कि किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, यहाँ पे जो है ये वैधानिक अधिकार है। ठीक है, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको अब बदलकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। चलिए अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये यहाँ पे मूल अधिकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो यहाँ पे राज्य के लिए है। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो यहाँ पे गोवा में है। ठीक है, अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, किसमें दिया गया है कल्याणकारी राज्य का आदेश? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए भारतीय संविधान में? तो सही उत्तर होगा इसका 1976 में। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से
किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 4 भाग के रूप में। ठीक है, चौथे भाग के रूप में मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1976 में। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? तो 1976 में। ठीक है, अगला है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो संसद को भंग कर सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। अगला है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावधान कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 में। चलिए अगला सवाल है कि अस्थाई संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि 17 अप्रैल 1952 तक। ठीक है, उस समय तक अस्थाई संसद भारत में थी। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। चलिए अगला है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, यानी जो सर्वोच्च सेना है, सभी पूरे सेना जो है उनको कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति में। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। अगर चुनाव में कोई भी विवाद है तो वो सभी जो है उच्चतम न्यायालय को बताया जाता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो ये देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, अगला है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति का। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि योजना आयोग को। ठीक है, योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? फिर से आ गया, तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए अगला है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीनों के अंदर में? तो 6 महीनों के अंदर में। ठीक है, याद रखिएगा 6 महीनों तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहना चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन यानी 2 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे विधायी अधिकार है। ठीक है,
यानी अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के लिए विधायी अधिकार है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी विवाद होता है तो सूचित किया जाता है डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, और वही सब सलाह फैसला वगैरह बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। ठीक है। अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है। चलिए अगला है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला सवाल है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, संसद में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध और पॉकेट, ये सभी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे विधान परिषद। ठीक है, बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये सभी मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे कई बार। ठीक है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है, अंधविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा के द्वारा। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है। अगला है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा, यानी इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य अगर अपना जो है रिजाइन लेटर देना है, ठीक है, मतलब त्याग पत्र देना है, तो वो डायरेक्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अगला है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। ठीक है, बार बार लोकसभा अध्यक्ष आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है।
ठीक है, अभी के समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में शामिल कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा लोकसभा और राज्यसभा। अगला है, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका कि लोकसभा के द्वारा। ठीक है, जितना भी बजट पहले लोकसभा में पास होगा, उसके बाद आकर राज्यसभा में पास होगा। ठीक है, अगला है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1952 में। ठीक है, अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में कौन सा राज्य भेजेगा? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोगों को भेजेगा। ठीक है, अगला है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए? तो यहाँ पे जो 14वीं लोकसभा चुनाव हुआ था वो 4 चरणों में संपन्न हुआ था। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा 12 सदस्यों को। ठीक है, सही उत्तर होगा 12। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो यहाँ पे ये जनसंख्या के आधार पर होती हैं। ठीक है, जिस राज्य का ज़्यादा जनसंख्या होगा उस वहाँ से लोकसभा में ज़्यादा सीटें रहेंगी। ठीक है, उस राज्य के लिए। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सीटें जो हैं वो हो सकती हैं 552। ठीक है, अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना से की जा सकती है। ठीक है, मतलब ये दोनों पद में लगभग बराबर होते हैं। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? सेम सवाल है, तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला है, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि होती है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति रह सकता है, उसके बाद फिर से चुनाव होगा। अगला है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा के जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। अगला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा राज्यसभा। ठीक है, जो लोग राज्यसभा का अध्यक्षता करते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। चलिए अगला है, राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन का। ठीक है, 14 दिन तक देरी कर सकता है। अगला है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संसद के द्वारा। अगला है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा संसद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है?
तो जनता द्वारा किया जाता है ये लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जितने भी सदस्य सांसद लोग होते हैं वो सभी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला है राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा संसद लोग जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो 2 बार रहने वाले उपराष्ट्रपति के पद पर थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, एस मतलब सर्वपल्ली, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे संसद को। ठीक है, संसद अगर चाहे तो किसी भी दूसरे क्षेत्र को अपने मतलब भारत में ही राज्य के रूप में जो है सम्मिलित कर सकती है। ठीक है, बाहरी राज्य को। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 19(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 में। अगला है भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ये संसद ही कर सकता है। ठीक है, अगला है नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ये भी संसद को ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ये सभी के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जन्म के आधार पर भी, पंजीकरण के आधार पर भी और वंशानुगत के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को प्रवर्तित किया जा सकता है। चलिए अनुच्छेद 32 के अनुसार। अगला है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, यानी किसको प्रदान किया जाता है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। अगर आपका मौलिक अधिकार छिन रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर जो है दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का एकाधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। अगला है निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगला है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है?
तो ये संसद का नियंत्रण होता है कि कहाँ पर क्या खर्चा करना है, ठीक है, कितना का बजट पास करना है, ये सभी निर्णय संसद करते हैं। किसी सांसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। अगला है किस दल ने, ठीक है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे जनता पार्टी ने, ठीक है, जनता पार्टी ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री बनाए थे। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुत्व निवास करती है किसमें? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री में, ठीक है। अगला है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, कौन सा है? तो सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। यानी संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, और जितने भी काम करते हैं वो सभी प्रधानमंत्री करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सदन का विघटन, ठीक है। अगला है भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यहाँ पे लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 75 में। अगला है आज का 100वां प्रश्न, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि मंत्रिपरिषद में, ठीक है। तो आज का 100वां प्रश्न पूरा हो चुका है और अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये तो पता ही है, प्रधानमंत्री। अगला है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो टोटल इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है। अगला है मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा संसदीय सचिव, और बाकी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री ये सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 3 स्तर के मंत्री होते हैं, कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे उप प्रधानमंत्री का, ठीक है। यानी उप प्रधानमंत्री का कोई भी पद नहीं है, बस वह गृह मंत्री को ही मान लिया जाता है, ठीक है। अगला है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको गृह मंत्री को ही उप प्रधानमंत्री मान लिया जाता है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री के लिए कोई भी पद के बारे में बात नहीं किया गया है संविधान में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे विश्वास प्रस्ताव। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे मंत्रिपरिषद के विषय पर, ठीक है। अगला है
संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लोकसभा के प्रति। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो यहाँ पे केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये पहली बार स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय काम करता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में और देखरेख में। अगला है निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। तो इसका सही उत्तर होगा के सुंदरम। ठीक है, बाकी बलिराम भगत और हुकुम सिंह ये दोनों लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला है कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो इसका अंतिम रूप से जो है विनिश्चय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अगला है लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है किसको? तो सही उत्तर होगा उपाध्यक्ष को। अगला है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष थे यहाँ पे बलवंत राय मेहता। अगला है जिला परिषद का मुख्य कार्य है। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, यानी देखरेख करना, नियंत्रण करना। अगला है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे राज्य सरकार पर। ठीक है, अगला है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति का मध्यस्थता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता ने। अगला है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस स्तर पर? ग्राम पंचायत का गठन होता है तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ग्राम स्तर पर। ठीक है, जैसे एक अलग गांव है तो एक ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, दूसरा गांव है तो दूसरा ग्राम पंचायत हो गया, इस तरह से। अगला है पंचायती राज प्रणाली कहाँ पे नहीं है? तो इन चारों राज्यों में से कौन से राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई में। ठीक है, अगला है यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो यहाँ पे 6 माह के अंदर निर्वाचन होगा। ठीक है, अगर कोई मुखिया जो है अपने पद से हट जाता है तो 6 महीने के अंदर जो है वहाँ पर फिर से निर्वाचन कराया जाता है, यानी चुनाव करवाया जाता है। अगला है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं किस पर? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सरकारी अनुदान पर। ठीक है, जितने भी सरकारी अनुदान मिलते हैं वो पंचायती राज को मिलती हैं और वहाँ से वो लोग जो है हर एक अपने अपने पंचायतों पर खर्चा करते हैं। अगला है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पे ग्राम मुखिया। ठीक है, पंचायत स्तर का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम मुखिया ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है।
तो अधिकतम आय का स्रोत यही है, सरकारी अनुदान। ठीक है, यानी पंचायती राज के पास जो है सरकारी अनुदान के द्वारा ही आय होता है और उसी से वो लोग अपने गांव में जो है सुविधाएं वगैरह सब लाते हैं। अगला है पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 में। अगला है दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 52वां संशोधन। अगला है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन से निषिद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 52वां। ठीक है, 52वां संशोधन। अगला है किसी क्षेत्र को अनुसूचित और गैर जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति ये तय करेगा कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। अगला है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंचायती राज से। अगला है भारत में पंचायती राज आरंभ किया गया, तो कब आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1959 में। अगला है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, तो प्रथम संशोधन कब हुआ था, यानी भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा व्यापक मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? मतलब अब जो है आप 18 वर्ष के हैं तब भी आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, और पहले ऐसा नहीं था, पहले जब 21 वर्ष के होते थे तब वोट देते थे। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दिया गया? तो सही उत्तर हो गया यहाँ पे 61वें संशोधन में। ठीक है, अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद आबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे मूल कर्तव्यों से। ठीक है, अगला है भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अगला है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1985 का 52वां संशोधन। ठीक है, सवाल एक ही पूछेगा लेकिन घुमा घुमा के पूछ देगा। अगला है भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा 51वें। ठीक है, 91वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, यह संशोधन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। ठीक है, मतलब ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है इतने सदस्य रहेंगे। अगला है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार से। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा कौन कौन से प्रकार से किया जाता है। चलिए अगला सवाल है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। अगला है पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953 में। अगला है दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 1985। अगला है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय साम्यवादी दल। ठीक है, ये पार्टी स्वतंत्रता से पहले ही थी।
अगला है वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो ये जरूरी है लोकतंत्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, ये दल भारत का नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र श्रमिक दल के द्वारा। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1921 में। ठीक है, आज के वीडियो का 150वां प्रश्न खत्म हो चुका है और मैंने 150 प्लस कहा था, इसलिए मैं आपको 10 प्रश्न और बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला है किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा CPI। ठीक है, जो CPI पार्टी है या CPI दल है उसका चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक जो है अभी तक मतलब बदला नहीं है। ठीक है, वह कांग्रेस का पार्टी, ठीक है, वो अभी तक बदला नहीं है। अगला है तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह है साइकिल। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अकाली दल। अगला है दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंजा। ठीक है, अगला है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा अकाली दल। अगला है आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे 1964 में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सभी सवाल बहुत ही अच्छे लगे होंगे और उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। इसका पार्ट 3 भी आएगा और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।